नमस्कार। हिस्टोरिकली अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में काफी हद तक जानकारी इकट्ठा कर चुके थे। जो पहले के इवेंट्स हुए हैं उनको कई पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है। पहले के सारे लेक्चर्स आप स्टडी कर लीजिएगा, तब यहां पर पहुंचने का क्या मकसद है उसके बारे में आपको काफी एंजॉय मिलेगा और यहां पर आप समझ पाएंगे कि अब हम बहुत सारे बैटरी को बिना बनाए ही हम उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। मेरे इस बात के कहने का मतलब क्या है, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, और उसको एक बार जब डेवलप कर लिया गया, यानी हिस्टोरिकली अब हम काफी एडवांस लेवल पर आ चुके हैं। हमारे पास हर सेल को हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते हुए, स्टैंडर्ड रेफरेंस मानते हुए, हर सेल के रिडक्शन की टेंडेंसीज की बेसिस पर एक पूरी की पूरी सीरीज बनाने का मौका मिल गया। और उस सीरीज की मदद से दो के कॉम्बिनेशन में किस तरीके से सेल फंक्शनल होगा, कितना फंक्शनल होगा और उस सेल से कितना हम वर्क ले सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में अनुमान लगाने में अब हम सक्षम हो चुके थे, कैपेबल हो चुके थे। तो अब हमें काफी कुछ जानकारी मिलने वाली थी। बिना लैब में गए सिर्फ डेटा डाल करके, सिर्फ डेटा की वैल्यू की मदद से हम सेल के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो सेल कितना काम करेगा, कितना स्पॉन्टेनियस होगा, कितना उससे हम काम निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें, एफिशिएंसी, वो सारी चीजें अब हम अनुमान लगाने की स्थिति में थे। तो बात करते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। स्लाइड पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ईएमएफ सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर जो भी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशन में देखने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या, यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन होंगी 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और जो सोल्यूशन में रॉड डिप की जाती है वो 1 मोलर सोल्यूशन में डिप की जाती है। और यहां पर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम पुट करते हैं, जिसके बारे में हमें आगे सारी जानकारी मिलने वाली है, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में होंगी। हर किसी के स्टेट को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना भी वहां जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में सबकी आइडेंटिटी हमें बतानी है। वो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, कैसे होगा, उन सारी चीजों को हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसे बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। जब इस तरीके की चीजें हमारे पास हो गई, स्टैंडर्ड सेट हो गए, तो हमने पूरा का पूरा हाइड्रोजन को एक रेफरेंस बनाते हुए एक कंप्लीट सीरीज ही बना डाला। इसमें एनसीईआरटी में आप देखेंगे जो टेबल दी गई है, उस टेबल में क्या क्या था। तो आपके सामने जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो किसको रेफरेंस मानते हुए सेट किए गए हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते हुए सेट किए गए हैं। और इसमें ऊपर की ओर चलेंगे तो एनसीईआरटी ने दे रखा ना, सबसे पहले सबसे ऊपर नॉन मेटल्स रखे गए। आप जानते हैं नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में यही डिफरेंस है। नॉन मेटल्स क्या होना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के एनायन में बदलना चाहते हैं, और मेटल हमेशा कैटायन में बदलना चाहते हैं। तो सबसे ऊपर तो आपको पता ही है फ्लोराइड आयन में बदलने की टेंडेंसी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हमारा स्टैंडर्ड है ये रिड्यूस फॉर्म में जाने की टेंडेंसी के आधार पर है। तो सबसे ऊपर फ्लोरीन गैस होगा। देखिए मैंने कहा था ना, उसके सारे स्टेट को बेहतर तरीके से बताना है, तो ये फ्लोराइड आयन के रूप में जाएगा सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में इस तरीके से जाने की इसकी टेंडेंसी होगी। और इसके नीचे जब हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी अब कम होती जाएगी। हाइड्रोजन को हमने 0 वैल्यू दिया, और आप देख हाइड्रोजन से ऊपर रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखने वाले कुछ मेटल्स भी हैं। आप देखिए यही वजह था कि कॉपर के लिए हमने बात किया था, और कॉपर की कितनी वैल्यू हमने रखा था 0.34। तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड में आपने देखा सबसे ऊपर कौन है, फ्लोराइड आयन में बदलने की टेंडेंसी फ्लोरीन गैस की। और इसी में नीचे और जब हम चलते हुए चल रहे थे तो यहां पर हाइड्रोजन गैस मींस हाइड्रोजन आयन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी, हाइड्रोजन गैस में बदलने की टेंडेंसी की वैल्यू हमने 0 रखा, और इस तरीके से पूरा का पूरा एक सीरीज तैयार हो गया। इसमें और भी चीजें दी गई हैं, और भी मेटल्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। आप यहां पर देखें तो मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल पर क्या हुआ। नेक्स्ट लेवल पर और भी बहुत सारे मेटल्स को रखा गया, और यहां पर आप वैल्यूज के बेसिस पर देखेंगे तो जो मेटल्स हैं उनके रिड्यूस होने की टेंडेंसी नेगेटिव वैल्यूज के साथ है, यानी जो जितना ही बढ़िया मेटल होगा वो उतना ही नेगेटिव टेंडेंसी शो करेगा। आप देखिए नीचे की ओर चलते जाएंगे, अच्छे मेटल मिलते जाएंगे, और ये इतने अच्छे मेटल हैं कि इतना ही ज्यादा, जितने ही बेहतर मेटल होंगे उतनी ही नेगेटिव टेंडेंसी होगी। और टॉप पोजीशन पर जो सबसे बेहतर जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक शो करने की बात आती है वो लिथियम के लिए वैल्यू दी जाती है। उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 वैल्यूज के साथ यहां पर सबसे नीचे की ओर है, यानी ये सबसे कम रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा। चलते हैं थोड़ा सा इसका अब
अप्लाइड एस्पेक्ट्स यहीं पर समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन से जो ऊपर रखे गए थे उनकी रिडक्शन के लिए पॉजिटिव टेंडेंसी देखी गई। तो इस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बनाते हुए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें हाइड्रोजन को हमने क्या दिया था, हाइड्रोजन को 0 वैल्यू दिया। ये बात हमें पता चल गया। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 वैल्यू मानते हुए इसके ऊपर जो रखे गए थे उन सभी की पॉजिटिव टेंडेंसी थी, उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही थी। इस बारे में आपको जानकारी हो गया है, आपने देखा भी, मैंने इस चीज को जस्टिफाई किया। इससे नीचे जो रखे गए हैं उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में है। इस बात का मतलब क्या है और उसका अनुमान क्या लगाया जा सकता है उसके बारे में आप समझ सकते हैं। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं जो निगेटिव रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखने वाले जो मेटल्स हैं उनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो एक्चुअल में ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेंगे और वो आमतौर पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में उनकी क्या टेंडेंसी होगी, अपने आप को कैटायन में बदलने की और अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की। आप यह भी जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होंगे और वो एक्ट कैसे करेंगे, वो एक्ट करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है। आप इस बारे में अनुमान पहले से लगा सकते हैं क्योंकि 11th में हमने रेडॉक्स रिएक्शन की कंडीशन में स्टडी किया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है इसको कोई दूसरा अगला एक्सेप्ट करेगा। इस बारे में हम लोगों ने वैल्यूज पता कर रखा है कि इसको कोई एक्सेप्ट कर सकता है, कोई मेटल आयन चूंकि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को रिड्यूस हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर इसे एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जानते हैं। ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कोई रिड्यूस हो सकता है। वहीं जिसके लिए आपको इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिली है, पॉजिटिव हाइड्रोजन के टर्म्स में जिनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में मिली है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में उनके कैटायन होंगे, जो कैटायन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पॉजिटिव टेंडेंसी दर्शाएंगे, वो खुद रिड्यूस होना चाहेंगे। पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब यही होता है कि वो खुद रिड्यूस होना चाहते हैं, वो किसी से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो खुद में रिड्यूस होने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कोशिश होगी कि कोई इन्हें इलेक्ट्रॉन दे दे। इनकी कोशिश क्या होगी, इनकी कोशिश होगी कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी कोई मेटल होगा, जैसे मान लीजिए ये मेटल 2 है, उसको कहेंगे कि भाई तुम मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दो और तुम खुद में कैटायन में बदल जाओ। इस तरीके से उसको ये प्रेरित करेंगे, यानी ये काम करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज होने के लिए कहेंगे। तो ये M2 जो मेटल 2 है उसको कहेंगे भाई तुम ऑक्सीडाइज हो जाओ, मुझे रिड्यूस होने में मदद करो। तो यानी वो खुद रिड्यूस होंगे। आप इससे यही तो अनुमान लगा सकते हैं ना कि ये खुद में क्या होना चाहते हैं, रिड्यूस होना चाहते हैं और दूसरा इस प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब ये है कि जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आती है वो एक्चुअल में फंक्शन करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये किसके रूप में काम करेंगे, जो हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए जिनकी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है वो एक्चुअल में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, इनका काम क्या होगा, उस चीज को आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसी चीज को हम एक बार समराइज करेंगे क्योंकि किताबों की लैंग्वेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लैंग्वेज यही होती है, लेकिन चूंकि हम किताब की लैंग्वेज को रटने की कोशिश करते हैं इसलिए चीजें समझ में नहीं आ पाती हैं। स्लाइड की ओर बढ़ें और इसी चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इन सारी चीजों के कहने का मतलब क्या है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कहीं पर अगर E0 की वैल्यू निगेटिव में मिल रही है, E0 की वैल्यू निगेटिव की में मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो जो भी इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं वो खुद में ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और दूसरे को रिड्यूस करना चाहेगा। इसी बात को हमने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया था। प्लीज यहाँ पर ड्रॉ करके देखने की कोशिश करें। यहाँ जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिसकी निगेटिव वैल्यू मिली थी, आप यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिसकी निगेटिव वैल्यू मिली थी वो क्या हो रहा था, वो खुद में रिडक्शन नहीं करना चाह रहा था, वो एक्चुअल में ऑक्सीडाइज होना चाह रहा था। ऑक्सीडाइज हो करके अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके दूसरे को रिड्यूस होने में मदद कर रहा था। इसका मतलब वो दूसरे को रिड्यूस करना चाहता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करना चाहता है और यही नेगेटिव E0 वैल्यूज का मतलब होता है। यही बात मैंने आपको यहां दर्शाने की स्लाइड पर कोशिश की है। स्लाइड की ओर आप देखेंगे
देखेंगे जिसकी नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इस बारे में अनुमान लगा सकते हैं आप। फिर स्लाइड की ओर देखेंगे, अगले स्टेटमेंट पर चलेंगे। स्लाइड में अगला इवेंट क्या लिखा हुआ है कि जिसका पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू होगा, इसका मतलब यह है कि वो रिडॉक्स कपल वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, और इसी बात को आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। स्लाइड पर लिखी गई इस बात को कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, और चूंकि फंडामेंटल्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं तो ये इस तरीके के अच्छे क्वेश्चंस हमसे गलत हो जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हमने बना लिया, हमने आपसे बार बार वायदा भी किया कि अगर ये एक बार बन जाएगा तो बहुत सारे सेल के बारे में हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, उसकी स्पॉन्टेनिटी का अनुमान लगा सकते हैं, वो कितना फंक्शनल हो सकता है सेल, उन सारी चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो चलते हैं स्लाइड की ओर, और स्लाइड पर हम समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या है और इससे हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या है, बिना लैब में गए ही आप बहुत सारे सेल के ईएमएफ की वैल्यू पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल पोटेंशियल, या फिर आप सेल का वोल्टेज, ये जितने भी नाम आप ले रहे हैं ये सारे के सारे नाम एक ही होंगे। ड्रॉ करके एक बार इस चीज को समझ लीजिए, कभी भी भूलिएगा नहीं। कभी भी अगर आपसे कहा जा रहा है ईएमएफ, ये केमिस्ट्री नहीं बल्कि फिजिक्स का पॉइंट है, सेल का पोटेंशियल, या फिर आपसे कहा जा रहा है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेल का पोटेंशियल, सेल का वोल्टेज, या फिर ये लगभग पैरेलल ही टर्म्स हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सेल का वोल्टेज, सेल का पोटेंशियल, ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे कहते हैं। ये टर्म बहुत आइडियल तो नहीं है लेकिन इसे आज भी यूज किया जाता है, और इसका मतलब ही वही होता है जो सेल के पोटेंशियल का होता है। तो सेल का ईएमएफ अगर हमें पता करना हो, सेल का पोटेंशियल पता करना हो, या सेल का वोल्टेज पता करना हो, ये सारे टर्म एक जैसे ही हैं, एक ही टर्म के कई नाम हैं। तो किसी भी सेल का स्लाइड पर देखें, ईएमएफ अगर हमें पता करना है कैसे पता करेंगे, ये सारे स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं, हमारी जानकारी में है। स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू पता करने के लिए हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट साइड इलेक्ट्रोड यानी कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड यानी एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को जानने की कोशिश करते हैं। इसी बात को एक बार फिर से देखें, स्टैंडर्ड ईएमएफ की मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के टर्म्स में। इस तरीके से दो सेल के बीच में हमें दो हाफ सेल के बारे में अगर पता है और उन दोनों के सेल के बारे में अगर बेहतर तरीके से पता है तो हम उस सेल के फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी का अनुमान लगा सकते हैं। स्लाइड पर देखें, अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू हमें पता करनी है और हमारे पास उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का रिजल्ट हमें रिजल्ट के बारे में अनुमान लगाने में मदद करेगा तो हम पहले से कह सकते हैं कि वो बैटरी या सेल पॉसिबल है। इस बात का मतलब क्या है, इसको जानने के लिए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। इस बारे में देखें, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन, किसी भी बैटरी के फंक्शनिंग के बारे में, क्या वो खुद से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसके बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने इसी बात को समझाने के लिए खेल में मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश किया था। एक बच्चे का एग्जांपल लिया कि अगर वो जाना चाह रहा है और उसको किताब खरीदने के लिए अगर कहा जाएगा तो वो नहीं जाना चाहेगा खुद से। अगर मूवी देखने के लिए जाना हो गर्लफ्रेंड के साथ तो वो काम वो खुद से करेगा। यही चीज है कि अगर ई की वैल्यू, बैटरी के ईएमएफ की वैल्यू, सेल के पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में मिलती है तो डेल्टा जी उसका नेगेटिव में आ जाता है। यही बात पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और यहां पर वो आपको एक बार फिर से समझने का मौका मिलता है। अगर किसी भी सेल के ई की वैल्यू पॉजिटिव में मिलती है, इसका मतलब वो सेल फिजिबल है, काम करेगा। बिना लैब में गए आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यूज को देख करके आप कैलकुलेशन करेंगे, ई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यानी वो सेल काम करेगा। अगर वो वैल्यू 0 आती है, नेगेटिव में आती है, तो इसका मतलब वो सेल फंक्शनल नहीं हो सकता। इसीलिए स्लाइड पर लिखा गया है स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी पॉसिबिलिटी की अगर बात हो रही है, किसी रिडक्शन रिएक्शन के, रिडॉक्स रिएक्शन के पॉसिबिलिटी की बात आ रही है, तो किसी सेल के फंक्शनल होने के दौरान कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा उसके बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं। अगर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो वो रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगा। अगर उसकी वैल्यू 0 मिल रही है या नेगेटिव में मिल रही है तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं। इस बारे में आपको अनुमान लगाने में मदद
मदद मिल जाती है। जैसे आप देखें, तमाम तरीके के कैलकुलेशन करेंगे और वहां पर ई सेल की वैल्यू निगेटिव में मिलेगी। इससे आप कह सकते हैं कि वो सेल पॉसिबल नहीं है, बल्कि उसका अपोजिट, जो आपने अनुमान लगाया है उसका अपोजिट होगा उनके कॉम्बिनेशन जोड़े जाने पर। मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो उस समय देखेंगे। एक और चीज देखते हैं, जो तीसरा पॉइंट हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मदद से जानने का मौका मिलेगा, वो तीसरा पॉइंट होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में। मैंने आपको बता रखा है, पिछले लेक्चर को अगर आप इंटरकनेक्ट करेंगे, सारी चीजें पहले चर्चा हो चुकी है। यहां पर तेजी से केवल रिकॉल करने का मौका मिलेगा। स्लाइड पर बढ़ें और स्लाइड में अगली चीज क्या होगी, हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो मेटल के बीच में, उनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ कितनी है, उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना है या रिड्यूसिंग पावर कितना है, उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, हमारे सामने लेड और जिंक के इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में दिया गया है। अगर लेड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.13 वोल्ट हो और जिंक के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू -0.76 वोल्ट हो, तो इसमें कौन ज्यादा मेटेलिक होगा उस बारे में आप पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, बात हो चुकी है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ जो ये वैल्यू दी गई है वो एक्चुअली रिड्यूस होने की टेंडेंसी के आधार पर दी गई है। वो कितना रिड्यूस होना चाहता है उस आधार पर ये वैल्यू दी गई है। आपको पता है जिंक बहुत अच्छा मेटल है, इसलिए रिड्यूस अगर आप करने को बोलोगे, रिड्यूस होने को बोलोगे, इस बात को समझाने के लिए मैंने पबजी के गेम का मदद लिया था। पिछले लेक्चर को जरूर देखिएगा, तभी वहां के खेल खेल में हमने बहुत सारी चीजें देख लिया। तो यहां पर देखिए, जिंक को अगर आप रिड्यूस करने को कहोगे तो वो निगेटिव टेंडेंसी दर्शाएगा। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये वैल्यूज दी गई हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, वो निगेटिव टेंडेंसी दर्शाएगा, यानी वो ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगा अगर आप हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे तो। ऐसे ही लेड की अगर आप बात करेंगे तो लेड भी नेगेटिव टेंडेंसी दर्शाता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वो नेगेटिव टेंडेंसी दर्शाता है रिड्यूस होने की। लेकिन आप देखें, जिंक ज्यादा नेगेटिव टेंडेंसी दर्शाता है, यानी जिंक का मेटेलिक बिहेवियर ज्यादा होगा, वो ज्यादा नेगेटिव टेंडेंसी दर्शा रहा है रिड्यूस होने के लिए, यानी वो रिडक्शन बिल्कुल नहीं करना चाह रहा है। और यहां पर दो के बीच में कंपैरिजन बनाने में स्लाइड की ओर देखेंगे तो आप समझ सकते हैं जिंक का ज्यादा मेटेलिक बिहेवियर है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करना चाहेगा। तो जो रिड्यूसिंग पावर जिंक की है वो ज्यादा होगी, लेड की रिड्यूसिंग पावर कम होगी। उल्टा अगर कहा जाए, यहीं पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके कहा जाए ऑक्सीडाइजिंग पावर इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, तो आप कह सकते हैं ना लेड की ज्यादा होगी। अब बात समझ पा रहे हैं, ये जो बार बार आपके सामने रखा गया है वैल्यूज, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग पावर की जो बात कही जा रही है उस बारे में अगर अनुमान लगाना है तो आप मेटल की क्या टेंडेंसी होती है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करने की। तो यहां जिंक का इलेक्ट्रोड जो यहां दिया गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू की मदद से जिंक के बारे में आप कह सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर लेड की ज्यादा होगी। इस तरीके से अनुमान लगाने में हमें मदद मिल गया है। और क्या हम अनुमान यहां लगा सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि वो सेल फंक्शनल होगा या नहीं होगा। इस बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है सबसे शुरुआत में ही। अगर ई की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो वो सेल फंक्शनल होता है, जीरो होगी, नेगेटिव होगी तो ऐसे कॉम्बिनेशन काम नहीं कर सकते, ऐसा सेल फंक्शनल नहीं होगा। इसी तरीके से हम एक और चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उस बारे में भी अनुमान लगाने में बिना लैब में गए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से एक और प्रेडिक्शन कर सकते हैं। स्लाइड की ओर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कोई मेटल हाइड्रोजन गैस किसी एसिड से रिलीज करा सकता है या नहीं करा सकता है। इस बारे में भी अनुमान लगाने में ये चीजें मदद करती हैं। तो इसमें हम एक स्लाइड पर ही इमेज में ड्रॉ करके यहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। एक इमेज स्लाइड पर ही दर्शाने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ध्यान से समझें, जो हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं, किससे, हाइड्रोजन से जो ऊपर रखे गए हैं वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में खुद रिड्यूस होना चाहते हैं, यानी हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करा पाएंगे। इस बात को ड्रॉ करते हैं, एक बार यहां ड्रॉ करके देखने की कोशिश करेंगे तो हम समझ पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने हाइड्रोजन को यहां पर रखा है, जानते हैं आप, और ये पूरी की पूरी टेंडेंसी रिडक्शन की बेसिस पर रखी गई है। इसमें कुछ ऊपर हैं जो रिडक्शन की टेंडेंसी के आधार पर पॉजिटिव वैल्यू पाते हैं इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, और नीचे जो रखे गए हैं वो कौन है, नीचे जो रखे गए हैं वो रिडक्शन के लिए नेगेटिव टेंडेंसी रखते हैं। इस बारे में भी हमने अनुमान लगा लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऊपर रखे गए एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ऊपर रखे गए एलिमेंट्स के लिए रिडक्शन करना हाइड्रोजन के कंपैरिजन में फिजिबल होता है, यानी ऊपर रखे गए लोग खुद रिड्यूस होना चाहते हैं, ये खुद रिड्यूस होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन उल्टा ये हाइड्रोजन से लेंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। हाइड्रोजन यहां पर अपने आप को न्यूट्रल रहेगा पहले और वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके
इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके खुद कैटायन में बदल जाएगा। ये बात ऊपर वाले इवेंट से पता चलती है। यानी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसमें हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए लोग कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करने में मदद नहीं करेंगे। वो बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा काम करेंगे। हाइड्रोजन को ही आयनाइज करके उसके इलेक्ट्रॉन को छीन करके खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेंगे। जबकि जो नीचे रखे गए हैं उनके बारे में देखें तो क्या होता है, वो रिडक्शन की नेगेटिव टेंडेंसी रखेंगे। यानी वो उल्टा करना चाहेंगे, खुद में न्यूट्रल होकर अगर हैं तो वो कैटायन में बदलना चाहेंगे। मैंने आपको बताया था इनकी नेगेटिव टेंडेंसी रिडक्शन के लिए, यानी पॉजिटिव टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने के लिए। इनके इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन आयन इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद क्या करना चाहेगा, न्यूट्रल होना चाहेगा। और इस तरीके से हाइड्रोजन न्यूट्रल बनेगा और ऐसे न्यूट्रल हाइड्रोजन दो बार जुड़ करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो जो नीचे रखे हुए जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं वो एसिड के भीतर से हाइड्रोजन गैस निकालने में मदद कर सकते हैं। तो जो नीचे रखे गए हैं वही इसमें मदद करेंगे। एक बात और आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो जितना ही दूर होगा इस इवेंट के लिए, आप इस बात को समझिए, ध्यान से समझिए। आपको मैंने बताया था ना कि इस सीरीज में जो जितना ही नीचे रखा गया होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी। आपने देखा था ना नीचे की ओर कौन रखा गया था, हायर नेगेटिव वैल्यू वाले सोडियम था, पोटेशियम था, लिथियम था। इस तरीके के लोगों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत नेगेटिव थी। बहुत नेगेटिव होने का मतलब क्या है, वो बहुत अच्छे मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। इसलिए हाइड्रोजन के से जितना ही दूर रखा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल होगा वो उतना ही बेहतर तरीके से हाइड्रोजन गैस रिलीज करने में मदद करेगा। स्लाइड पर ड्रॉ करके जो हमने देखने की कोशिश किया है, इस बात का मतलब यही था कि वो उतना ही बेहतर तरीके से काम करना चाहेगा। तो आप देखें जो जितना ही दूर है वो उतना ही बेहतर तरीके से हाइड्रोजन गैस रिलीज करने में मदद करेगा। और अनुमान लगाने में हमारे पास ये उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू यहां सपोर्ट करेगी। आप समझ लें जैसे मान लीजिए कोई मेटल यहां रखा गया, कोई प्लेस यहां हम अलग अलग तरीके से इसके नाम रख देते हैं तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। कोई प्लेस ए पर रखा गया, हाइड्रोजन से जस्ट नीचे है, कोई प्लेस बी पर रखा हुआ है, कोई प्लेस सी पर रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं प्लेस सी पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन सी पर रखा गया जो मेटल होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा। प्लेस ए पर आप यहां पर देखें जो ड्रॉ किया गया है उसमें प्लेस ए पर जो होगा उसकी टेंडेंसी कम मेटेलिक होगी, और प्लेस बी पर जो रखा गया उससे थोड़ा ज्यादा, प्लेस सी पर जो मेटल्स रखे गए वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर के मेटल होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि प्लेस सी पर रखे गए मेटल्स हाइड्रोजन गैस रिलीज कराने में सबसे बेहतर तरीके से सपोर्ट करेंगे। और यही चीज मैंने अपनी किताब में, स्लाइड पर आप चलेंगे तो देख पाएंगे, मैंने अपनी किताब में इस चीज को दर्शाया है। हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए जो हैं वो कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं दे सकते हैं। वो उल्टा हाइड्रोजन को रिड्यूस क्या कराना, हाइड्रोजन गैस तभी तो निकलेगा जब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। वो रिड्यूस कराने को तो छोड़िए, खुद रिड्यूस होना चाहते हैं। ये बात हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा। जब हमने बात किया तो देखा कि ये कुछ ऐसे जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे, जितना ही दूर चलते जाएंगे उतना ही ज्यादा मेटेलिक टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कराने की टेंडेंसी जो हाइड्रोजन से नीचे होगा उसमें पाया जाएगा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे रखे गए हैं वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज होने में मदद करेंगे। और इसमें एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि कुछ तो ऐसे होंगे जो इससे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, वो एसिड नहीं बल्कि वाटर से ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करने में मदद करेंगे। तो अगले लेवल पर जो उससे नीचे रखा गया है जो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक नेचर का होगा वो स्टीम से हाइड्रोजन गैस निकलवा सकता है। उससे जो नीचे रखा गया होगा वो कौन होगा, वो क्या करेगा, तो वो इवन कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है। वाटर के भीतर H होता है, समझ रहे ना। कोल्ड वाटर जो सबसे कम रिएक्टिव होगा, लेकिन चूंकि वो ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे रहने वाले मेटल्स जो होंगे वो ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रांगली अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और उनके इलेक्ट्रॉन को कोल्ड वाटर का H+ आयन भी एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा। ये बात यहां पर दर्शाने की कोशिश की गई है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर देखिए नीचे की ओर जाने पर इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारी वैल्यूज आपके पास रखी गई हैं। आप देख सकते हैं यहां पर धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ती हुई दर्शाई गई हैं और ये टेंडेंसी है किसी मेटल की कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होने में कितना सपोर्ट करेगा, उसी चीज को यहां पर दर्शाने की कोशिश की गई है। इस पूरे इवेंट को एक बार समराइज करने की कोशिश करते हैं, स्लाइड पर ही चलेंगे, लेकिन एक बार ध्यान से समझिए मेटल जब ऑक्सीडाइज होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो हाइड्रोजन आयन उसको एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में बदलने
करने की कोशिश करेगा। इस चीज को देखने के लिए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। मेटल जब खुद अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तभी तो जो वाटर हो या एसिड हो उसमें H+ आयन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस देने की कोशिश करेंगे। ऐसी टेंडेंसी का एग्जाम्पल अगर हमने लेना है तो एक एग्जाम्पल दिया गया है जिंक के मामले में। जिंक के मामले में होगा क्या, अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, उस इलेक्ट्रॉन को चाहे वाटर का H+ आयन हो चाहे एसिड का H+ आयन हो, देखिए यहां पर दिखाया गया H+ आयन एक्वस या फिर HCl का H+ आयन हो, वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा आसानी से और H न्यूट्रल में बदल जाएगा या फिर दो H न्यूट्रल मिलकर के हाइड्रोजन गैस में बदल जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्लाइड पर फोकस करेंगे। 4 अलग अलग इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। 4 अलग अलग इवेंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था क्या हम किसी सेल के EMF को डिटरमिन कर पाएंगे, ये चीज हमने देखा। एक बार लिख करके इस चीज को याद करने की कोशिश करेंगे तो हम अच्छी तरीके से समराइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या क्या फायदे थे उस चीज को देखें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या क्या मदद मिला। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें टोटल कई सारी चीजें पता चल जाती हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। और यहाँ पर पहला एप्लीकेशन हमने क्या देखा था, पहला एप्लीकेशन देखा किसी सेल के हाइपोथेटिकल सेल के EMF के बारे में या फिर सेल पोटेंशियल के बारे में पता लगाया जा सकता है। ये पहली बात थी और ये बहुत बड़ी घटना थी। बिना लैब में गए आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डेटा की मदद से बिना एक्सपेरिमेंट कराए आप उस सेल के EMF के बारे में, सेल के पोटेंशियल के बारे में बता सकते हैं और सेल का पोटेंशियल कैपेसिटी टू डू वर्क के बारे में जानकारी दे सकता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला अनुमान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। दूसरा अनुमान हम क्या ले सकते हैं, दूसरा अनुमान जो यहां पर लगाने में मदद मिला वो था रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिलेटिव पावर, इसका ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर के बारे में हमें अनुमान लगाने में मदद मिलेगा। तो दो मेटल का अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमें पता है तो उसका रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो रिड्यूसिंग पावर या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं उस चीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर का अनुमान लगा पाना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमें यह डिस्कस करने का यहाँ पर मौका मिला कि कोई सेल का रिएक्शन फिजिबल है या वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा या नहीं उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो सेल का पोटेंशियल कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, पॉसिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन का अनुमान लगा सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ सेल के फॉर्मेशन के बारे में अनुमान लगा पाना, किसी सेल को बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है उसकी स्पॉन्टेनिटी या पॉसिबिलिटी के बारे में अनुमान लगाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मदद कर सकता है। इसके अलावा एक और पॉइंट हमने देखा, क्या एसिड को इवॉल्व कर सकता है या नहीं, मींस एसिड से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकता है या नहीं। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे यहीं से और इसका अप्लाइड एस्पेक्ट यही है, इसी पर क्वेश्चन मिलता है। इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और वाटर, इस बारे में हम अनुमान लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे उस चीज के बारे में भी जानकारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता लग जाता है। तो ये चारों जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको नेक्स्ट सेक्शन में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इस पर आधारित कितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उन सारी चीजों को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में जितनी भी बातें कही गई हैं वो हमारी किताब पर आधारित हैं। अगर आप हमारी किताब खरीद लेंगे तो उसमें ये सारे न्यूमेरिकल, ये सारे इमेजेस, ये सारे पॉइंट्स बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस किए गए हैं।